और आप डेटा एनोटेशन बैंकिंग के लिए देखो हर एग्जाम में आता है, ऐसा नॉट नेसेसरी इज ओनली बैंकिंग, बट बैच जो है मॉर्निंग की वो बैंकिंग की बैच है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग का ही एमसीक्यूज लाऊंगा, सब कुछ बैंकिंग का पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गूगल के बैकएंड में डेटा ऑलरेडी भरा हुआ है, वो क्या कर रहा है, दूसरे लोगों का ही डेटा आपके सामने लाके रख देता था, वहां पर डेटा आ रहा था, मतलब इंफॉर्मेशन वहां पर थी। एआई को हम लोग डेटा देते हैं, वो कहता है विदाउट डेटा मैं काम नहीं करूंगा। आप एआई को जैसे डेटा दोगे, एआई एक स्टेप आगे बढ़ गया एज कम्पेयर टू गूगल की टेक्नोलॉजी से। एआई क्या करता है, मैं डेटा देने के बाद में एनालिसिस करूंगा, सोचूंगा, और सोचने के बाद में जो बेस्ट रहेगा वो आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा। अब बजट अनाउंस करते समय क्या होता है ना, जिस समय वो बजट बना रहे होते हैं और वो डायरी में लिखने के बाद में जिस बैग में वो लाते हैं उसको बैगेट कहते हैं, ठीक है। वो बैग में लाते हैं, लेदर की बैग होती है, और पूरी की पूरी फिर पार्लियामेंट में जहां पर अनाउंस किया जाता है उसको ओपन करके रीड करता है। एग्जाम की बात करो, और मैंने कहा कि मैं सर जितने भी असिस्टेंट एग्जाम है और उसमें मैं क्लर्क की बात कर लेता हूँ। ये वाली एग्जाम आने वाले फ्यूचर में चाहे वो आईबीपीएस की क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, ठीक है, या एसबीआई की क्लर्क की एग्जाम दे दिया जाए, अब मैं इसमें अगर इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो ये एग्जाम में मेरा प्रीलिम्स वाला जो टॉपिक है, प्रीलिम्स में ये खाली कंट्रीब्यूट करेगा आपको 5 to 10 मार्क्स, इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। और ये कितने में से आ रहा है ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। ये 5 to 10 मार्क्स का प्रीलियम में आने का चांसेस है आउट ऑफ द 35 मार्क्स का हमारा पैटर्न चल रहा है प्रीलियम का, ठीक है। आरआरबी में क्या होता है, आरआरबी में दो ही सब्जेक्ट लगते हैं हमें, वन इज द क्वांटिटी एप्टीट्यूड, अनदर इज द रीजनिंग। कहीं ना कहीं आरआरबी के एग्जाम डिले हो चुके हैं, आप सभी जानते हो आरआरबी पहले कंडक्ट ही नहीं किया जाने वाला। तो आरआरबी जब लास्ट में भी आएगा तो इसका वेटेज 10 तक आएगा, 10 से कम नहीं होगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। 10 मार्क्स का इसका वेटेज आपको नजर आएगा। लेकिन यहां पर ही जितने भी पीओ की एग्जाम है, खास करके आईबीपीएस पीओ जो आपकी होने वाली अगस्त में, और अगस्त में कितना है, 17 अगस्त को हमें ये दिखाई देगी, 17 अगस्त को हमें दिखाई देने वाली, 17 अगस्त में इसके मार्क्स कंफर्म 10 आएंगे आउट ऑफ द 20-35 मार्क्स में से, ठीक है। अगर मेरी प्रीलियम में 10 मार्क्स का ये कंट्रीब्यूट कर देगा और 10 मार्क्स के साथ में 5 मार्क्स लेके आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अगला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे। लेकिन सर मैं मेंस एग्जाम में जैसे ही इसमें जाते हैं, हम लोग मेंस की एग्जाम में चले गए, तो जो जितने भी पीओ की एग्जाम है उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट ही नहीं होगा। आप क्या कैसे है ना कि हम लोग प्रीलियम पास हो गए, प्रीलियम के बाद में मेंस जा रहे हैं सर, तो मेंस में क्वांट होता है, तो प्रीलियम देखो मेंस में क्वांट कहां पर होगा, क्लरिकल में क्वांट है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। लेकिन अगर मैं पीओ का मेंस देने जाऊं तो उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं है, उस टॉपिक का नाम हो जाएगा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस एनालिसिस। ये वाला सब्जेक्ट के नाम से आपको मेंस का सिलेबस दिखाई देने वाला है। तो इनका कहना है कि जब भी कोई पर्सन मेंस एग्जाम में जाता है, खास करके पीओ वाले, उनका पूरा भर भर के क्या आएगा, डीआई ही आएगा, और डीआई उस समय बहुत बड़ा वेटेज स्कोर करेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे मेंस में, तो खाली क्वांटिटी एप्टीट्यूड या उसको आप डीआई कह दो, इसमें नंबर ऑफ वेटेज होते हैं हमारे पास नियर अबाउट 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का पेपर होगा कहीं से भी अगर उठाएंगे तो 50 क्वेश्चन में से 50 मार्क्स का पेपर होगा मेंस के लिए। और जो कट ऑफ लगेगा, मैं टेंटेटिव और एग्जाम को कंबाइन कर रहा हूं, थोड़ा सा 40-50 के आसपास चलता रहेगा, बैंक टू बैंक एग्जाम ओरिएंटेड, हाँ। 50 मार्क्स का पेपर में से कट ऑफ कितना लगना चाहिए, कितना कोई एक्सपेक्ट करता है, अगर मान लो सेक्शनल कट ऑफ चला ही रहे, 50 मार्क्स का पेपर हो गया, कट ऑफ कितना आना चाहिए, हाँ 30 आना चाहिए। कितना आना कट ऑफ लगता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं लगता, 2 मार्क्स 3 मार्क्स कट ऑफ ही नहीं लगता, दो 3 से लेके हाईएस्ट कट ऑफ इज 5 मार्क्स, 5 के ऊपर किसी को आते ही नहीं है, हाईएस्ट कट ऑफ 5 मार्क्स कह रहा हूं। टाइमिंग कितना मिलता है इसमें, 60 मिनट 60 मिनट, इसमें 60 मिनट के आसपास तो आपको टाइमिंग मिल रहा है। तो डिफिकल्टी क्या हो रहा है, डिफिकल्टी ये है जब भी हम लोग डीआई सॉल्व करते हैं, हमारा माइंडसेट खाली कैलकुलेशन पे नहीं होना चाहिए, हमारा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैलकुलेशन लगा के भाग जाऊं, हमें देखना है व्हाट इज द डीआई, उसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है, उसको एनालिसिस कैसे कंडक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते समय कहीं देखो, मैं पहला तो यही है मेरा कि प्रीलिम ओरिएंटेड में आपको निकाल के दे दूं एकदम बेसिकली, बट प्री प्लस मेंस करोगे तो ये टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड नंबर ऑफ सेशन कितने लगेंगे, तो आप ये मान के चलो नंबर ऑफ सेशन जो इसमें जाने वाले मिनिमम 20 सेशन मान के चल रहा हूं मैं, 20 सेशन आपका इसी में ही लग जाएगा अगर आप प्री प्लस मेंस का डीआई पढ़ने वाले हो तो क्लास में, ठीक है। 20 सेशन दे दीजिएगा, उसके बाद में आप ये सब्जेक्ट चेक कर लो कि कोई भी बुक से कहीं से भी कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको डीआई में कैसे ना
प्रीलियम वाला डीआई 1 वीक 2 वीक चलेगा, 1 वीक मान के चले। उसके बाद में मेंस लेवल के जो डीआई आते हैं उसमें चेंजेस कहां पर होता है, क्या कंसेप्ट लगाया जाता है, अरिथमेटिक कैसे लगता है, वो सभी ओरिएंटेड क्लास में कवर करूंगा। ऐसे टॉपिक अगर मान लो कि रेशो ओरिएंटेड डीआई आ गया तो रेशो का कंसेप्ट पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ओरिएंटेड डीआई आ गया तो उसी का कंसेप्ट वहां पर बता के कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से डीआई चलने वाला है। ठीक है, तो अब देखो वेटेज तो आपको पता चल गया, अब हेडिंग लगा दीजिएगा डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला हेडिंग लगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। और हम लोग कहीं ना कहीं इसको कहते हैं डीआई, शॉर्टकट में डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और आप डेटा इंटरप्रिटेशन बैंकिंग के लिए देखो हर एग्जाम में आता है, ऐसा नॉट नेसेसरी इज ओनली बैंकिंग, बट बैच जो है मॉर्निंग की वो बैंकिंग की बैच है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग का ही एमसीक्यूज लाऊंगा, सब कुछ बैंकिंग का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हर एग्जाम में अगर डेटा इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, या सिंपल सा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वर्ड आपने तो बहुत बार सुना है यार। अगर कोई भी मशीन काम कर रही है, एआई काम कर रहा है, तो एआई के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या दे देना, डेटा। डाटा या डेटा क्या रीड करते हैं, डेटा ही रीड करेंगे शायद। ठीक है, प्रोनाउंस तो डेटा करेंगे। देखो आप डाटा रीड करो या डेटा रीड करो, रीडिंग से तो मतलब ही नहीं है हमें। चलो तो एग्जैक्टली क्या होता है डेटा, क्या लगता है डेटा का, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और सामने वाले को प्रोवाइड कर देना। देखो आप 2 3 टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, पूरा इसी का खेल है। पहले लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में 2000 पहले की बात करें, 1998 के समय में अलग अलग सर्च इंजन हुआ करते थे, बहुत सारे सर्च इंजन है। ऑरकुट हुआ करता था, ऑरकुट है, बहुत सारे सर्च इंजन थे, माइक्रोसॉफ्ट भी था, माइक्रोसॉफ्ट अभी भी जिंदा है बेचारा। ठीक है, बहुत सारे थे। गूगल अपना सर्च इंजन लेके आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी अगर सर्च करना है, धीरे धीरे लोग सभी के सभी गूगल के ऊपर शिफ्ट हो गए। आजकल माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सर्च नहीं करते, ऑरकुट के ऊपर सर्च नहीं करते, सर्च ही करना है तो किसके ऊपर करते हैं, गूगल के ऊपर। गूगल को सर्च किया, सर्च करने के बाद में गूगल क्या खुद आंसर दे रहा था, नहीं, गूगल खुद आंसर नहीं देता। जैसे मान लो आपने कोई सर्च किया, बेस्ट रेस्टोरेंट इन द करवे नगर, बेस्ट रेस्टोरेंट इन द पुणे, ऐसे कुछ सर्च कर दिया, तो गूगल क्या खुद रेस्टोरेंट बना के दे देगा आपको, नहीं। गूगल क्या करता था, आस पड़ोसी जितने भी शहर हैं, जितनी भी चीजें हैं, उस सभी को गैदर करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता था कि ये रेस्टोरेंट है, आपको जो चाहिए वो देख के ले लो। तो गूगल के बैकएंड में डेटा ऑलरेडी भरा हुआ है, वो क्या कर रहा है, दूसरे लोगों का ही डेटा आपके सामने लाके रख देता था, वहां पर डेटा आ रहा था, मतलब इंफॉर्मेशन वहां पर थी। चलो अब थोड़ा सा चेंज क्या करता है, एआई क्या कर रहा है, एआई को हम लोग डेटा देता है, वो कहता है विदाउट डेटा मैं काम नहीं करूंगा। आप एआई को जैसे डेटा दोगे, एआई एक स्टेप आगे बढ़ गया एज कम्पेयर टू द गूगल की टेक्नोलॉजी से। एआई क्या करता है, मैं डेटा देने के बाद में एनालिसिस करूंगा, सोचूंगा, और सोचने के बाद में जो बेस्ट रहेगा वो आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने कहा कि यार ऐसा ऐसा मैसेज बना के दे दे, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, यह कहेगा मुझे देख तू क्या क्या चाहिए मैसेज में, कब से लीव चाहिए, रीजन चाहिए, क्या चाहिए, तो सब कुछ चीजें किसके ऊपर हो रही है, डेटा के ऊपर। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मशीन वगैरह जहां पर भी है, हम लोग उसे सिंपली सभी के सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा मशीन को तो मुझे आंसर या आउटपुट अपने एग्जाम में दिखाई नहीं देगा। आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो इंटरप्रिटेशन, जैसे यहां पर क्या ना इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया उस रिजल्ट के ऊपर वो काम करेगा और आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करके दे देगा। जो भी डेटा है उसका क्या करना है, हमें एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस करना मतलब स्टडी करना, आम भाषा में स्टडी करना। अब ये लगता कहां पर है सर, और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसके बारे में समझना था। एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल बताता हूं, ये यहां पर लगता है जहां पर एकदम बेसिक, हर जगह पर हर साल में ये चीज न्यूज़पेपर में आती है। हम लोग एक साल का एक ऐसा दिन होता है न्यूज़पेपर का, उस दिन डेटा ये आमतौर पे लोगों को भी प्रेजेंट आता है। ठीक है, देखिए एक कैसा ना, जिस समय हमारा कंट्री का बजट आउट होता है, बजट अनाउंस होता है, बजट हर साल अनाउंस होता है कि नहीं, और बजट कौन अनाउंस करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। ठीक है, मतलब जो भी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट अनाउंस करता है। अब बजट अनाउंस करते समय क्या होता है ना, जिस समय वो बजट बना रहे होते हैं, तो वो ऐसे नहीं कि ऑन द स्पॉट चले गए और मन में आया वो जो बोल दिया, ऐसे होता है क्या, नहीं। उन्होंने हर एक लाइन, एवरी सिंगल लाइन, हर एक जो भी बताना है इंफॉर्मेशन, वो पहले ही एक डायरी में लिखी जाती है, और वो डायरी में लिखने के बाद में जिस बैग में वो लाते हैं उसको बैगेट कहते हैं।
ठीक है, वो बैग में लाते हैं, लेदर की बैग होती है, और पूरी की पूरी फिर पार्लियामेंट में जहां पर अनाउंस किया जाता है उसको ओपन करके रीड करते हैं। अब जो बैग है, बैग में जो बुक है जिसमें उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर में आने वाली साल में क्या क्या चेंज करेंगे, बहुत बड़ी बुक है, उसको पीडीएफ भी बाद में प्रोवाइड किया जाता है, उसको रीड करते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, जो सेम पार्टी वाले लोग हैं वो वाह वाह कहते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, अपोजिशन वाले उसको धिक्कार कहेंगे कि नहीं बुरा चल रहा है। ये हमेशा का ड्रामा है। लेकिन आमतौर पे न पब्लिक को वो नंबर समझ में आएगा, न पब्लिक को उसमें इंटरेस्ट होगा कि वो पढ़ा क्या जा रहा है। पब्लिक को क्या चाहिए, मेरे लिए क्या मिला और सबसे आसान भाषा में बता दो क्या मिला, पैसा कितना है, हमारे लिए क्या बंटवारा है। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे दूसरे दिन न्यूज़पेपर में जो आता है, न्यूज़पेपर में ऐसे आ जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी पैसे अपने डिवाइड किए वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो लोगों ने क्या कर दिया, उसको ऐसे ऐसे ग्राफ में वो प्रेजेंट कर देंगे कुछ लोग। तो ये प्रेजेंट करते समय जो पैसा है या तो वो इस ग्राफ में प्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर इतना खर्चा होगा, स्पोर्ट्स के ऊपर इतना खर्चा होने वाला है, एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा होने वाला है। तो अब क्या कर दिया, जो भी नंबर था उसको एक चार्ट बनाया और चार्ट में लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। अब मैं पूरा पैसेज रीड करूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा, लेकिन मैंने देखा अरे यार चार्ट ही तो रीड करना है, तो चार्ट जल्दी आसानी से क्या आता है, समझ में आ जाएगा। तो ये एक हो गया प्रेजेंटेशन। मान लो किसी कंपनी को अपने बारे में दिखाना है, ठीक है, ये जो कंपनीज हैं, एक कंपनी का मॉडल होगा कि सर मेरी कंपनी है। अब कंपनी में क्या होता है, कितने लोग कंपनी में आए थे, कितने लोग लेफ्ट करके चले गए, परफॉर्मेंस कैसे दिया कंपनी का, वो इंफॉर्मेशन बनाना है। तो कंपनी क्या करेगी, पूरा लिखती नहीं बैठेगी, खाली एक अच्छा सा चार्ट प्रेजेंट करेगी। उस चार्ट में कुछ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बनाएगी, कितने लोग आए हैं, कितने लोग चले गए, रेवेन्यू कैसे बढ़ा, वो सामने ला के रख देगी, और वो दिखाई देगा कि कंपनी का क्या हो रहा है, कितने लोग आए थे। अब कभी कभार देखा कि सर मैं तो शेयर मार्केट करता हूँ, शेयर मार्केट है कि नहीं, शेयर मार्केट में तो शेयर मार्केट में क्या सब कुछ रीड करते रहते लोग, खाली क्या देख रहे, वो लकड़ी देखते रहे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कौन सी, उसको ऐसे दिखाया जाता है कि ऐसा कोई तो ग्राफ है, सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं कि शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ऐसे कुछ तो लाइन दिखाई जाती है। ठीक है, और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसे कुछ तो देखते हैं कि सर शेयर मार्केट में ऐसे ग्राफ आ रहा है, मैंने पैसा लगाया, उसकी पैसे वैल्यू कम हुई ज्यादा हुई, तो इस प्रकार से देखता है। तो मेन पर्पस क्या है डीआई का, जो भी बॉडी इंफॉर्मेशन है उसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक जगह पर गैदर करके रख देना। ठीक है, ये पर्पस है। और डीआई नहीं होता तो बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ता पढ़ता ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ता। डीआई का सिंपली है, बहुत सारे कंटेंट को आसान भाषा में एक जगह पर लाके रख देना, जिससे सामने वाले रीडर को सिंपलेस्ट वे से इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ऐसे। तो ये होता है, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा आंसर देता हूं, हमारा जब रिजल्ट लगता है, घर एग्जामिनर ने कहा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करेंगे, आपका पूरा पेपर दे देंगे और पेरेंट्स को पूरा पेपर लेके जाना है, दिखाना है, और पीछे देखेंगे आंसर। अब जितने भी पेरेंट्स हमारे हैं इंक्लूडिंग मी, और मैं भी, मेरी भी बेटी का अगर मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैं थोड़ी पढ़ते बैठूंगा कि कौन सा प्रश्न है, क्या आंसर है। इतना पढ़ने में पेरेंट्स को इंटरेस्ट रह गया, नहीं, पेरेंट्स को क्या इंटरेस्ट है, अरे देखो पेपर, हमारे पास फाइनल रिपोर्ट दिखाओ कि मेरी अटेंडेंस कितनी थी, मेरे इस बेटे को कितने सब्जेक्ट में क्या क्या मिला, उतने से मुझे संतुष्टि है। मुझे ये नहीं देखना है कि पहला क्वेश्चन रॉन्ग क्यों, दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग क्यों, देखना है क्या, नहीं। तो वो जो आंसर की होती है, जो आपका स्कोर कार्ड होता है, इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द डीआई। डीआई की नहीं, हर एक क्वेश्चन थोड़ी देखेंगे कि पहला पाइथागोरस कौन सा थ्योरम लगा रहा है, वास्को दी गामा कब आके चला गया, उसका झंझट में नहीं जाना है उनको, एक बार तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ लिया है। तो वो देखना चाहते हैं कि क्या जरूरी है वो देखे। ठीक है, तो डीआई का मेन गिवन इंफॉर्मेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना, और अब हमारा रोल क्या है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है वहां पर जो कंटेंट दिए गए उसको उठा के सामने वाले को आंसर देना। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही है। तो ये डीआई है। सो डीआई में क्या क्या टाइप्स आएगा, कितने टाइप्स के कंटेंट आएंगे, ये वाला। कहीं ना कहीं मैंने जो डायग्राम बनाई है ये इनडायरेक्टली वही डीआई के टाइप्स में इंक्लूड करती है। इसे कुछ तो नाम कहते हैं, कोई जानता है यार, पाई चार्ट, करेक्ट इज द पाई चार्ट। इसे एक नाम कहते हैं, टेबुलर फॉर्म इज द राइट आंसर। इसको भी नाम कहते हैं लाइन ग्राफ, इसको भी कहते हैं बार ग्राफ। ये फॉर्म में अगर आपका डीए आ रहा है तो एग्जामिनर ने क्या किया, गिवन इंफॉर्मेशन को बहुत शानदार अच्छी तरह से आपके सामने परोस दिया, और अब आपको क्या करना है, बस खाना खाने की देर है, उठाना है उसको, कौन सा आंसर सामने वाले की डिमांड है। जैसे मान लो थाली पूरी परोस हुई रही है,
थाली पूरा लगा के रखा है, बहुत पंच पकवान बनता अपन, ठीक है, वो लगा के रखा है, बस खाली ना पेट में किसकी डिमांड है वो देख लो, स्वीट खाना है उठा लो, जो भी है। एक हो गया ये सिंपल, मेरे हिसाब से इज अ सिंपल डीआई। दूसरा डीआई क्या पता है, कि मैंने जो डीआई दिया उसमें नहीं क्या थाली बना के नहीं दी, खाली बता दिया ये मेनू है, ये बना है, बनाना है। देखो आप देखो थोड़ा सा कंडीशन क्या है, कि घर पे रसोई में सब कुछ ला के रख दिया, दाल है, चावल है, सब्जी मसाला सब कुछ है, ऑर्डर क्या कर, संध्याकाळी पूर्णाची पोळी बनवायची आहे, मेहमान येणार आहे आणि स्वतः पण खायचा है। अब इसमें क्या होगा पता है आपको, मेहनत लेनी पड़ेगी कि नहीं, बनाना भी खुद को ही है, खाना भी खुद को ही है, डिमांड भी वही चल रही। तो नेक्स्ट डीआई इज द कॉल्ड एज केसलेट डीआई, और केसलेट डीआई को कहा जाता है पैसेज बेस्ड ड्रिवन। और पैसेज बेस्ड ड्रिवन में क्या होगा पता है, पूरा का पूरा पैसेज आएगा, सॉल्व करके दिया ही नहीं जाएगा, तो पहले कंटेंट भी हमें निकालना है और आंसर भी हमें ही देना, वो सबसे बड़ा डीआई डिफिकल्ट डीआई। तो डीआई के टाइप्स में जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, आपको टाइप्स पता होना चाहिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डीआई, कौन सा बेसिक है कौन सा डिफिकल्ट है, ये पहले पता होना चाहिए। जब भी एग्जाम में केसलेट आया है तो समझ लेना टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम वहां पर वो चुरा के लेके चला जाएगा। ठीक है, चलो तो टाइप्स ऑफ डीआई लिख देता हूं, ये खाली लिखना है तो इतना नोट डाउन कर लो, डीआई का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइप पे आता हूं। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस इतना लिखा तो भी चलेगा। टाइप्स ऑफ डीआई में अब एक वन बाय वन एक डीआई को डिटेल में एनालिसिस करता है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द बार ग्राफ, सॉरी यार बार ग्राफ नहीं लिख रहा हूं, फर्स्ट पाई चार्ट। पहला डीआई हम लोग कहेंगे इज द बेसिक एंड वन ऑफ द बेस्ट डीआई, दैट इज कॉल्ड एज अ पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब लिखना मत, आराम से सुनते रहिएगा, कि जो भी इंफॉर्मेशन है सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट की जाएगी। अब सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर कैसे फॉर्म में दे सकता है, एक तो सर्कल किसको दर्शाता है, सर्कल एंगल दिखाता है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो एंगल के फॉर्म में दे देगा, तो यहां पर आएगा टोटल एंगल। अब मैंने क्या टोटल एंगल इसका 360 डिग्री है। ठीक है, और अब हम लोग बात करें कि स्टूडेंट जो क्लास में है वो स्टडी करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट को इन टर्म्स ऑफ डिग्री ओरिएंटेड। ऐसे मान लेते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं कि हम लोगों ने गिवन पाई चार्ट को मैंने डिग्री में रखा है, और मैंने कहा टोटल डिग्री हमारी 360 डिग्री होती है। मैंने कहा मैथमेटिक्स में या क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए, सब वर्ड इज द यूज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट ने कितना यूज करना है, तो कह रहा है 45 डिग्री मैथमेटिक्स के लिए दिए गए हैं। टोटल हमारी 360 डिग्री है, मैथ्स के लिए 45 डिग्री है। तो अभी के लिए मान लो 45 डिग्री यहां पर कुछ तो बनाया होगा, मैथ्स के लिए ऐसे मान लेते हैं 45 डिग्री। तो एक बेसिक सवाल हो गया कि जो 45 डिग्री मैथ्स के लिए दिया गया था उसका परसेंटेज में कितनी वैल्यू होती है, एक क्या हो जाएगा उसका परसेंटेज में कितनी वैल्यू होगी। अब देखिए परसेंटेज निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंटू क्या करना है 100, ऐसे करेंगे। यानी अब इस टर्म्स में हमारा आंसर बनाते समय क्या होगा, मैथमेटिक्स में 45 डिग्री, यहां पर कितना 360 इंटू क्या करेंगे 100, तो यानी ये जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, सीधा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पाई चार्ट का इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है वो दो ही आंसर के फॉर्म में देने के चांसेस है। एक, वो आपको आंसर दे देगा खाली टोटल वैल्यू गिवन इन द डिग्री, और नहीं तो टोटल वैल्यू किस में दे देगा, वो परसेंटेज में। ये दो ही यूनिट होता है यहां पर डीआई को प्रेजेंट करते समय, परसेंटेज एंड डिग्री इज द टू बेसिक यूनिट जो आपको डीआई के सामने लाके रख देगा। अब सर एग्जाम में ये सिंपल है या डिफिकल्ट है, इसको भी पहले ही स्टार्टिंग से बता देता हूं। पाई चार्ट जब भी आया है, सिंगल पाई चार्ट, मैं अभी एक एक सिंगल वाली बात कर रहा हूँ, प्रीलिम ओरिएंटेड चल रहा है, सिंगल पाई चार्ट प्रीलिम में आता है। पाई चार्ट जब भी आया है इसका सबसे बढ़िया होता है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करते समय बहुत ही सिंपल होता है। रीजन क्या है, इसका फिक्स यूनिट है, आंसर किस में देगा, परसेंटेज में इंफॉर्मेशन, नहीं तो किस में देगा, डिग्री में। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वैल्यू है वो परसेंटेज और डिग्री में देगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज द टोटल ग्राफ है। अगर मैंने परसेंटेज में पूछा तो टोटल वैल्यू कितनी 100, डिग्री में पूछा तो टोटल डिग्री कितनी 360 डिग्री। तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड कैलकुलेशन इज ऑल्सो सिंपल। अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो ये आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सेकंड डीआई यहां पर होगा, सेकंड डीआई इज कॉल्ड एज द टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म का डीआई है, ज्यादातर
नॉर्मली जब एग्जाम में टैबुलर फॉर्म आता है, इसका रोल क्या होता है? एक तो कंपनी का कुछ एनालिसिस आपके सामने रखना है, कंपनी में डिपार्टमेंट कितने हैं, कंपनी में क्या क्या चल रहा है, इस ओरिएंटेड। या मान लो कि मैं खुद भी नहीं, क्या इंस्टीट्यूट के बारे में किसी को बताना चाहूँ, तो मैं पाई चार्ट नहीं यूज कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा पाई चार्ट कैसे यूज करना है। बट मैं टेबल के द्वारा बहुत अच्छी तरह से सामने वाले पर्सन को इंस्टीट्यूट के बारे में बता पाऊंगा। कैसे? क्योंकि ये जब टेबल बनाया जाता है, तो टेबल में हम लोगों ने एक समझा है अभी तक, देखिए टेबल में रोज एंड कॉलम हम लोगों को पता है, रोज एंड कॉलम होता है। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं मैंने यहां पर लगा दिया टाइटल, जो भी कंपनी के बारे में होगा या जो भी इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर टाइटल में प्रेजेंट किया जाएगा। फिर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर ये इस प्रकार से लाइन प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो मैंने कहा यार ये वाली जो साइड है, ये क्या होती है, रोज या कॉलम? यानी देखो ये 1 2 3 4, ये क्या है, रोज है या कॉलम है? रोज है। ये हो गए रोज हमारे। और यहां पर ये वाली जो लाइन है 1 2 3, ये वाली क्या हो गए, कॉलम्स। दिस आर द कॉलम्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन है मैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर दूंगा। अब ये ज्यादातर कहां पर यूज किया जा रहा है? इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर लोग बढ़ रहे हैं, स्कूल वगैरह, यहां पर भी कर सकते हैं। इतने साल में ये बच्चा है, फिर यहाँ पर पास आउट हो गए, उनका रिजल्ट, सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें जो मुझे प्रेजेंट करनी है, मैं इसके फॉर्म में ज्यादातर दिखाऊंगा। ठीक है, जहां पर मुझे टेबल बहुत आवश्यकता है, ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ईयर हो सकता है, सब्जेक्ट यहाँ पर नाम लिख दिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो इसका खासियत देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो सिंपलेस्ट फॉर्म, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान है। बट कैलकुलेशन इज द लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन होगा। क्यों होगा? अब एक बात करो, एक स्टूडेंट का खाली हम लोगों ने बात की कि वो स्टूडेंट पास आउट इस साल से हुआ और उसके अलग अलग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मार्क्स की एडिशन करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक का मेरा ऑब्जर्वेशन है डीआई में, ये जब भी आए थोड़ा लेंदी होता है एज कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन में? पाई चार्ट के कंपैरिजन। ठीक है, ड्रॉ कीजिए। प्री प्लस मेन चल रहा हूं, हाँ एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। और पहले किसी ने लेक्चर अटेंड किया होगा, मेरी नोट्स पूरी तरह से बदल गए होंगे, लेटेस्ट नोट्स अपडेटेड रहेगा। जितने भी कंटेंट है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको बना के यहाँ पर ही प्रेजेंट करूंगा, सभी टाइप के कंटेंट है। हाँ, आगे बढ़ जाए, चलेगा? ये दो टाइप हुए। नेक्स्ट टाइप, दैट इज अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ कब रेफर करते हैं? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को या कहीं पर भी ऐसे रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें ग्रोथ है या ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, या नहीं नहीं तो कुछ मतलब डिक्रीज हो रहा है, ये दिखाने के लिए लाइन ग्राफ ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइन ग्राफ का मेन कंसर्न यही होता है कि जब आप इसको देखो तो आपके पास में एक्सिस के बारे में पता चले। बताओ यार, ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पर क्या होता है हमारा? वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें अगर मुझे दो ही इंफॉर्मेशन सामने वाले को बताना है, ओनली टू इंफॉर्मेशन, एक मैं कहना चाहता हूं मेरा ईयर कौन सा है, मेरा प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है डिक्रोज होता है, ये हमें दिखाना है। तो वो कहीं तो यहां पर ईयर ले सकता है, यहां पर प्रोडक्शन ले सकता है, या वाइस वर्सा। लाइन ग्राफ दिखाते समय सबसे सिंपलेस्ट होता है कि इस प्रकार से लाइन ग्राफ आपको ऐसे नजर आ सकती है, सपोज ऐसे है, या कम ज्यादा एक ग्राफ में दो ग्राफ भी दिखा सकता है। कोई भी कंपनी का बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुआ, ये कैसे माना जाता है? तो कंपनी का ऐसे ग्रोथ होना चाहिए, जे शेप में अगर कोई कंपनी काम कर रही है, जे वाली कर्व में, तो उस कंपनी को वन ऑफ द बेस्ट या स्टैंडर्ड कंपनी मानते हैं। कुछ साल पहले की बात है, करीबन 2018 एंड 20 के आसपास की बात ले लेता हूं मैं। एक कंपनी थी, आपको गेस हिंट देता हूं, उस कंपनी ने पूरी तरह से ऐसे ग्रोथ किया। और कंपनी का नाम भी बताता हूँ, इनडायरेक्टली हिंट देता हूँ। वो पर्सन ने जो कंपनी स्टार्ट की, तो वो खाली आश्रम में लोगों को बुलाया करते थे और आश्रम में योगासन सिखाने का काम करते थे। पतंजलि इज द राइट कंपनी। धीरे धीरे लोगों ने देखिए कितना खतरनाक था, बहुत अच्छी कंपनी में, ये अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ और किस फेवर भी नहीं कह रहा हूँ, खाली स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। बाबा रामदेव जी और उनके साथ में और एक नाम है, मुझे पर्सन का नाम नहीं आ रहा, आचार्य जी है। ठीक है, उन्होंने कंपनी की शुरुआत की, लेकिन पहला था डायरेक्ट कंपनी नहीं फॉर्म। पहले लोगों को क्या किया, गैदर कर दिया। गैदर करने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी को योगासन सिखाने लगे, बहुत अच्छा, बहुत फेमस हुए, हर जगह पर योगासन में छा गए, और धीरे धीरे लोग आने लगे। जब धीरे धीरे लोग आने लगे, तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि क्यों ना हम लोग ऐसे करें, स्वदेशी ब्रांड बनाए, अपना खुद का ब्रांड जो देश के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान रोल करेगा। और दूसरा, आयुर्वेदिक बना। वैसे आयुर्वेदिक की बहुत सारी कंपनी है, इनके पहले भी, पतंजलि की पहले भी बहुत सारी है, वैद्यनाथ है,
ठीक है। बहुत सारी कंपनी है कि जो आयुर्वेदिक में पहले ही अपना किरदार निभा रही थी, लेकिन क्या होता है ना, कोई कंपनी ग्रो करे या नहीं करे ये तय करता है उसके पास कस्टमर कितना है और उसके ऊपर ट्रस्ट कितना लोगों का चल रहा है। लोग आने लगे, और जैसे लोग आने लगे, स्टार्टिंग में ये भी लगा था कि ये ज्यादा चलेगा नहीं। रीजन ये था कि धीरे धीरे ऐसे लग रहे थे, प्रोडक्ट ही ऐसे आ रहे थे कि जो बुजुर्ग लोगों के ओरिएंटेड लगे कि नहीं यार, स्टैंडर्ड लोग थोड़ी उसको कुछ लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये ऐसे हुआ, इन्होंने टर्न ले लिया बाद में, और बहुत ही तेजी से कंपनी ऐसे जे शर्त में चली गई। तो कंपनी का ग्रोथ देखना है तो वो आसानी से पता चल रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी होगी। इनफैक्ट कि मैं अपना किस्सा भी एक बताता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करते समय मेरा एक स्टूडेंट दोस्त था, हम लोग क्लासमेट थे स्कूल लाइफ में। तो उसका कुछ ना कुछ रीजन से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बाद में ऐसे लगाने लगा। 2012 के आसपास, 11-12 के आसपास उन्होंने पतंजलि का स्टोर अपने सिटी में पहला ओपन किया। हम लोग सभी हंसते थे कि शैम्पू बेचेगा भी वो, ठीक है, वो ऐसे वाला है। लेकिन हैरानी की बात है, जब हम लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक आ गए थे, उसका मंथली टर्नओवर 3 लाख प्लस हो गया था। ठीक है, पहले इसकी फ्रेंचाइजी ऐसे दी जाती थी कि ले ले बेटा तुझे इसको चाहिए पतंजलि। अभी के लिए देखिए, आप पतंजलि का नाम लेने चले जाओ, नहीं मिलता। ठीक है, इतना जबरदस्त हो गया था, कंट्रीब्यूट ही अलग कर दिया था उन्होंने। अभी पता नहीं अभी फिलहाल में क्या हाल है, लेकिन कंट्री यही हमें बताना है कि अगर कोई भी कंपनी को एक स्टेप में देखना है मुझे, एक स्टेप में एक दिन मतलब ऐसे दिखाओ कि ग्राफ से पता चल जाए क्या चल रहा है। ठीक है, अलग देखिए आप, शार्क टैंक शो देखते हो आप? कभी कभार शार्क टैंक को देख लेना। वो शार्क टैंक वाले सभी थोड़ी रीड करते बैठेंगे बेटा, बेटा क्या हुआ, कब क्या होता है नहीं पता चलता। शार्क टैंक का एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो क्या लाइन मानते हैं पता है? आपका बेटा आपसे झूठ बोलेगा, बट डेटा झूठ नहीं बोलता। वो लोग ऐसे कहते हैं कि भले आपका बेटा झूठ बोल जाए आपसे, लेकिन जो आपका डेटा दिखा रहे हैं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उनका पूरा ध्यान डेटा पे होता है, और वो डेटा को पूरा ऐसे देखते नहीं रहते कि एक दिन का सेल कितना हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, वो नहीं देखते। वो खाली क्या कहते हैं, बेटा मेन गोल दिखाओ मुझे, कंपनी कहां से स्टार्ट की, आज के डेट में कहां चल रहा है। उससे उनको अंदाजा लगता है पैसा लगाए या नहीं लगाए। ठीक है, यहां से। तो ये ज्यादातर फिर लाइन ग्राफ से प्रेजेंट किया जाता है, और लाइन ग्राफ ऐसे दिखाते हैं। फिर हम लोग आते हैं सर बार ग्राफ के ऊपर। यार बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही उपयोग करता है दोनों को प्रेजेंट करते समय। लेकिन बार ग्राफ का मेन पर्पस होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डे वाइज के हिसाब से भी दिखा सकता है। जैसे ज्यादातर आजकल जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, वो शेयर मार्केट में दो लकड़ी आती है, कभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, लाइन, हाँ, वो कैंडल्स वगैरह दिखाई रही, कम ज्यादा चल रहा है। वो प्रेजेंटेशन आपका बार ग्राफ्स है। हमारे इसमें तो शेयर मार्केट नहीं आएगा, लेकिन हमें ऐसे आ जाएगा कि ये कंपनी है, यहाँ पर दूसरी कंपनी है, इसको कुछ अलग कलर दे दिया, इसका क्या हुआ, ऐसे कुछ तो दे देते रहेगा। और यहाँ पर ईयर दे देगा, यहाँ पर प्रोडक्शन दे देगा, ये वाला। तो खाली कंपनी में कंपैरिजन के लिए ये वाला अच्छा तरीका है। डेली ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए ये अच्छा है। उसको जूम कर लो, पर डे हिसाब से दिखाएगा, पर टाइम के हिसाब से दे देगा, ये वाला वहां पर अच्छा है। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द डीआई। ठीक है, टोटल फर्स्ट इज द पाई चार्ट, सेकंड इज द टैबुलर, देन इज द लाइन ग्राफ, उसके बाद में बार ग्राफ। ये ही बेसिक है। तो सर इसके अलावा क्या हो सकता है? तो इसके अलावा एक वन ऑफ द बेस्ट डीआई है जो आपका टाइम पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, उसको कहते हैं केसलेट। केसलेट डीआई, और केसलेट को मैं और एक कहूंगा इंफॉर्मेटिव टाइप। ये हमारे सामने हो जाएगा इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव का मतलब होगा जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको वो कोई फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करेगा, वो खाली एक पैसेज देके आपके पास में लिफ्ट कर देगा कि ये बड़ा पैसेज है और मेरे ये सवाल है, आंसर दे दो। अब पैसेज को पहले इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की बारी हमारी होगी कि हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो केसलेट जब भी आया है, इसका सबसे बेकार चीज है कि पैसेज को रीड करते समय 99% परसेंटेज आ जाएगा। कैलकुलेशन करते समय परसेंटेज आएगा, रेशो आएगा, फिर उसकी इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है, फिर कैलकुलेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के डीआई है यार। हाँ, तो खाली 5 आता है क्या? नहीं, और एक बाकी है। फिर इसमें क्या बाकी है? मिसिंग डीआई। जितने भी नाम मैंने आपके सामने दिखाए हैं, ये जितने भी कंटेंट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सेम डीआई आएगा। और डीआई आते समय क्या दिया जाएगा कि सर बीच में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, और इंफॉर्मेशन न होने के कारण उसको नाम दे दिया जाएगा कौन सा? मिसिंग डीआई का, मिसिंग डेटा इंप्रेशन। यानी मान लो आप ऐसे यहां पर ही अगर मुझे दिखाना है, ये वाला बार ग्राफ है लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन गायब कर दो। ठीक है, ये मिसिंग डीआई सबसे ज्यादा कब आता है? इसका सबसे ज्यादा आने का चांसेस आता है पाई चार्ट में एंड टेबुलर फॉर्म में। कैसे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक ले लिया,
उसका हर एक एक नंबर को मिस कर दिया, गायब कर दिया। तो अभी आपको क्या करना है, डीआई भी सॉल्व करना है, मिसिंग फिल भी फिल करना है, फिर आंसर देना है। दैट इज अ मिसिंग डीआई। ठीक है, वो हर जगह पर आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा मिसिंग डीआई के बाद में? नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द मिक्स डीआई। मिक्स डीआई का मतलब है दो डीआई आपस में कंबाइन होके एक नया इंफॉर्मेशन सामने लाके प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, दैट इज अ मिक्स डीआई। मिक्स डीआई में क्या, पाई चार्ट टेबुलर मिक्स हो गया, लाइन ग्राफ बार ग्राफ मिक्स हो रहा है, ऑलवेज मिक्सिंग हो रहा है और दोनों डीआई को आपके सामने रखा गया है। ठीक है, दैट इज अ मिक्स डीआई। एग्जाम में, प्रीलियम के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, हमारे आईबीपीएस या बैंकिंग जितनी भी एग्जाम है, प्रीलियम में ज्यादातर मिक्स नहीं आते हैं। प्रीलियम में क्या आता है, सिंगल सिंगल ओरिएंटेड आता है, और कुछ हद तक ये तो आता है। ठीक है, लेकिन दो दो डीए वाले प्रीलिम में दिखाई नहीं देते हैं। इनफैक्ट कि इतना भी हुआ है प्रीलिम में, ये भी चांस, हाँ पीओ में थोड़ा सा हो सकता है मिसिंग वगैरह आ जाए, लेकिन प्रीलिम बाकी जितनी भी है उसमें सिंपलेस्ट डीआ ही चलता है। लेकिन जैसे हम लोग मेंस की एंट्री करेंगे, कोई भी डीआई आपको सिंगल नजर नहीं आने वाला, दो डीआई के साथ में आएगा, नहीं तो उसमें कंटेंट मिसिंग हो जाएंगे और सबसे ज्यादा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना है। चलो नोट डाउन करो। देखिए यार, एक एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, आप कंटिन्यू अगर अटेंड करोगे तो रिजल्ट की गारंटी है। हाँ मतलब डीए आपका पूरा 100% गारंटी के साथ बताऊंगा, उसके बाहर नहीं आएगा। मैंने सिंप्लीफिकेशन आपके क्लास में टीच किया है, इसके पहले इस बैच में सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था। मैंने हर एक टाइप आपके सामने रख दिए, जितने टाइप्स आते हैं, दिन ज्यादा लगा है। लेकिन जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये जरूर ऐसा कभी आ ही नहीं सकता कि जो टाइप हम लोगों ने पढ़ाया नहीं होगा वो क्वेश्चन आ जाए। सभी टाइप के कंटेंट आपके सामने रखते हैं। खाली प्रैक्टिस का खेल होता है कि आप उसको कैसे हैंडल कर दो। डीए में मेरा रोल यही होगा कि मैं जितनी भी टाइप्स के एग्जाम में आए वो सभी के सभी ला के रख दूं, विद पीवाईक्यू के साथ ही लगाऊंगा कि ये क्वेश्चन ही इसमें कैसे कैसे आ रहे थे। ठीक है, बात खाली क्या है ना, मुझे एक मंथ आपका डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू चलना है। मैं आपकी बैच रन करते समय मैंने प्लान ये किया है, अभी 23 जून से है हम लोग, मुझे पूरा जुलाई चलेगा इस मंथ को कंप्लीट करने के लिए। मैं दो टॉपिक इस बैच में कंप्लीट कर दूंगा, प्री प्लस मेंस में आपका सबसे बड़ा स्कोर कर देगा। डीआई के साथ में स्टार्ट कर रहा हूं, एंड करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का पीओ में आएगा। अगर आप ये दो तीन टॉपिक को सॉल्व कर लो, आपका वैसे भी प्रीलिम क्लियर है, उसको यहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो इसके बाद एक भी नहीं आएगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। रीजन क्या है ना, प्रीलिम में जा रहे हो, प्रीलिम में वैसे भी टाइमिंग कितना है, 20 मिनट का ही टाइम है, और 20 मिनट में इतना सब कुछ नहीं बना सकते हैं। 20 में बेस्ट स्कोर माना जाता है, 20+ आ गया तो भी बहुत बेस्ट है। तो वो 20 मिनट में हम लोग कहां पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा काम करना है जिससे ज्यादा आ जाए, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो मैंने फिक्स टॉपिक बताया, सिंप्लीफिकेशन, डिराइवेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, यही टॉपिक है जहां से आप स्कोर बटर सकते हो। मेंस के लिए बाकी का पढ़े ठीक है, लेकिन प्रीलियम में इसके अलावा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बार गड़बड़ क्या हुई है कि मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर ध्यान दे रहा हूं जो प्रीलियम में मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, तो मेरी प्री निकल ही नहीं पाएगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए किसको वेटेज है और कितना पढ़ाया जाए, कितना डेट में जाके पढ़ना है। ठीक है, चले तो अब बात करते हैं कि सर सवाल कैसे आएंगे। टाइप्स ऑफ डी है तो देखा, टाइप्स ऑफ डी है देखने के बाद में इसमें जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, या हम लोग कहेंगे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, हाँ, कि किस पे सवाल आएंगे। तो डीआई का फिक्स मानना है कि जो सवाल पूछा जाएगा वो खाली तीन ही सवाल पूछता है, तीन ही पैटर्न में सवाल आते हैं, उससे ज्यादा कभी आता ही नहीं। एक क्या आता है, हर डीआई में एक वर्ड आपको नजर आएगा, क्या बताओ, परसेंटेज। हर जगह पर यही वर्ड आएगा, बताओ इसका परसेंटेज, बताओ उसका इतना मोर परसेंटेज, इसका लेस परसेंटेज, ये कंपलसरी वर्ड आपको दिखाई देगा। सेकंड आपके सामने आएगा, बताइएगा यार दो क्वांटिटी का आपस में रेशो फाइंड कर दो, कि दोनों का रेशो ही बता दो क्या है। तीसरा वर्ड आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा सर डीए फाइंड करते समय क्या आ रहा है, एवरेज। तो क्या ये टॉपिक बहुत डिटेल में ही पता होना चाहिए तो ही डीए, ऐसा नेसेसिटी नहीं है, बस खाली क्या होना चाहिए, अगर इनका वर्ड भी जानते हो, उसमें बारे में अगर थोड़ा सा जानते हो तो भी डीए बना सकते हो। फिर क्या आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल सी बात है, हम लोग पहले से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम डीआई 5 क्वेश्चन, एक डीआई के ऊपर 5 कंपलसरी होता है। एक डीए आते समय 5 क्वेश्चन लेके आता है, वो 5 में से 3 क्वेश्चन यही होते हैं, इसका परसेंटेज बताओ, उसका रेशियो बताओ, उसका एवरेज बताओ। तो पहली बात, हमें परसेंटेज के ऊपर अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए कि यार परसेंटेज निकालेंगे कैसे, परसेंटेज बनाएंगे क्या। और परसेंटेज में दो चीजें चाहिए यहाँ पर, खाली चार्ट से काम नहीं बनेगा, परसेंटेज की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, उसने प्रेजेंट कैसे किया था, लैंग्वेज होती कि नहीं। देखो जहां पर भी मैं बात करूंगा परसेंटेज लिखते समय, जैसे मैंने कहा यहां पर नंबर है X%,
तो ये दर्शाता तो ऐसे ही है ना, x डिवाइडेड बाय किसको कहेंगे हम लोग, 100। ये ऐसे दिखाता है x डिवाइडेड बाय 100। दूसरी बात ये है कि जो भी नंबर परसेंटेज में है, जैसे a डिवाइडेड बाय b, ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है, और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते समय हम लोग क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b इंटू क्या कर देंगे, 100। तो इस नंबर को हम लोग ऐसे निकालते हैं कि ये टाइप है हमारा परसेंटेज का निकालने का। ठीक है, अब डिमांड क्या होगी कि परसेंटेज का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, परसेंटेज का क्या पता होना चाहिए, चार्ट। पहला तो चार्ट हो गया। दूसरा क्या, परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग, क्योंकि इसमें खाली चार्ट काम नहीं करेगा। देखो क्या बात है ना, चार्ट आ गया, कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन जो पूछा गया है उसको आप लिख नहीं पाए, उसमें ही गड़बड़ कर दी, तो आपका आंसर आगे क्या हो जाएगा, गलती होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके सामने होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं चार्ट की बात कर लेता हूं, मैंने लास्ट सेशन में लिखा के दिया होगा, यहां पर भी बात कर रहा हूं। बताओ यार, 1 का मतलब कितना, 100%। कोई भी नंबर का 100% 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200% होता है, 3 का मतलब 300%, 1/2 का मतलब 50%, 1/2 यानी 50%। ओके, यहां पर बताइएगा 1/3 का मतलब 33.33%, ये बनेगा। ओके, 2/3 का मतलब 66.66%, ये आएगा। ठीक है, 66.66%। उसके बाद में यहां पर 1/4 का मतलब 25%, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करो सीधा 25% आ जाएगा। ओके, देन 3/4 का मतलब 75%, ये बन गया 75। ओके, उसके बाद में 1/5 का मतलब यार 20%। ओके, 2/5 का मतलब 40%, 3/5 का मतलब 60%, ना। ओके, देन 4/5 का मीनिंग 80%। तो बेसिक ये चार्ट तो मुझे आना ही चाहिए, ठीक है, तब जाके मैं डीआई पे टच करूंगा। चार्ट नहीं पता ना, तो फिर डीआई का घूम जाएगा, आपका कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ओके, अभी के लिए मॉर्निंग में आप लोग जानते हो कि बैचेस हमारी कैसे चल रही। आज से बैंकिंग की स्पेशल बैच है आपकी, 8:30 बजे से लेके 10 o'clock। ठीक है, उसके बाद में 10:30 की कौन सी बैच है, एसएससी एग्जाम की बैच है, बैंकिंग की बैच है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करना है, मे बी फिर रेलवेज हो जाए, पोस्ट ऑफिस हो जाए, एसएससी एग्जाम हो जाए, वो बैच ज्वाइन करेंगे 10:30 के। लेकिन मैं ये भी देखूंगा कि 10:30 की बैच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने लोग एसएससी को सीरियसली ले रहे हैं, उस ओरिएंटेड और एक बैच अनाउंस की गई है आने वाले 1 जुलाई से लेके 10:30 की जो बैच है उसमें लग जाएगा कौन सा, इंग्लिश सब्जेक्ट। उसमें गवर्नमेंट की बैच चल रही है, बैंकिंग एंड एसएससी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश कॉमन है हर जगह पर, ग्रामर से लेके है। ठीक है, 1 जुलाई को संगपाल सर की बैच 10:30 को ही लॉन्च कर दी जाएगी, 10:30 या 10:15 के आसपास। जैसे वो बैच होगी उसके बाद में मेरी बैच हो जाएगी वो पोस्टपोन, यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे हैं उनको मैं टीच करूंगा 12 बजे से लेके 1 बजे तक, क्योंकि मुझे एडवांस मैथ्स पढ़ाने हैं उनको। ऐसे बैच चलेगा। साथ में हम लोगों ने ये और शुरुआत करने जा रहा हूं, मैं कल से ही इंप्लीमेंट करूंगा। आपकी बैच होने के बाद में, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को लगा सर मैं 8:30 बजे आता हूं और फिर 10 बजे मुझे बैच नहीं है, या ये नहीं, क्लास में ही प्रैक्टिस सेशन का मॉड्यूल स्टार्ट किया जा रहा है। और प्रैक्टिस सेशन का मतलब होगा कि आपने एक टॉपिक अटेंड किया होगा। अभी के लिए आपकी क्लास में जितने भी बच्चों ने पहले ज्वाइन किया, सपोज मान लो कि कुछ लोगों ने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक अटेंड किया इस वाले बैच में, तो मैंने पूरा A to Z सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया होगा। तो मैं बैंकिंग का 10 साल के क्वेश्चन पेपर सिंप्लीफिकेशन के पीडीएफ बना के हार्ड कॉपी आपकी क्लास में प्रोवाइड करूंगा। हार्ड कॉपी का मतलब होगा वो उसी बच्चों को मिलेगा जो क्लास में बैठ के स्टडी करेगा। ऑनलाइन जिन्होंने क्लासरूम अटेंड किया, ऑनलाइन जिन्होंने मेंबरशिप ली है, उनको डायरेक्टली वो डायरेक्ट चला जाएगा एड्रेस, मतलब मोबाइल से मैं सेंड कर दूंगा, मोबाइल ऐप में दे दूंगा। लेकिन जो क्लास में बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके लिए एक तरीका होगा, आपका लेक्चर हुआ ना, आपने टॉपिक अटेंड किया था ना, 10 साल का क्वेश्चन पेपर, आपको ये हॉल में बैठना है, टाइम लगा होगा, वहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को हर एक साल का 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके हाथ से जाना चाहिए टॉपिक होने के बाद में। इसमें इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर बना के आपको सामने प्रेजेंट करें। मुझे भी टाइम लगेगा, खर्चा भी लगने वाला है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ रिजल्ट आएगा उससे। ठीक है, आप घर पे प्रैक्टिस करो मत करो उससे कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन मुझे यहां पर आने के बाद प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, सभी टॉपिक का। सेकेंड रूल, सैटरडे, अभी देखो हमारी एग्जाम को टाइम है, हम लोग मानते हैं कि बहुत सारा टाइम है, अभी बचा है, अगस्त में है, और अगस्त में टाइम है, तो हम लोग, अगर मैं अभी से प्रीलियम आपको बैठाने लगूं, तो क्या नजर आ रहा है पता है, आप में से ज्यादा तो स्टूडेंट एग्जाम दे ही नहीं रहे। इस वजह से नहीं दे रहे, थोड़ा डर लगता है,
सिलेबस नहीं डाला है, ये रीजन मैं जानता हूँ। उसको बहुत सिंपली वे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। मैंने अड्डा 247 की जो टीम है हमारी, जो कंटेंट पार्टनर, उनको ये समस्या बताई तो उन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल सा हल दिया, सोल्यूशन दिया। उनका क्या कहना है, हम लोग पेपर पूरा डिजाइन करके देते हैं जैसे एग्जाम में आया था। जो बच्चे एग्जाम देने वाले, जैसे अगस्त में आप एग्जाम देने वाले हो एसएससी या बैंकिंग जो भी, आपको हार्ड कॉपी उस पेपर का भी हार्ड कॉपी मिलेगा। टेस्ट अलग होगे, टेस्ट का मतलब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, मुझे पता है। ऑनलाइन एग्जाम का मजा आपको तब मिलेगा जब आपकी एग्जाम विद इन अ 1 मंथ है, या आपका ऑलरेडी क्या हो गया, सिलेबस हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। आपको मैं क्या करूंगा, सैटरडे पेपर क्लास में आना है, आपको वो पेपर उठा लेना है, पेपर का एक बंच रहेगा, आपको वो उठा के खाली बैठे सॉल्व करना है। हाँ, पूरा क्लास में सॉल्व करना है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में क्या होगा, मुझे पूरा का पूरा पेपर ही मिल रहा है ना, सॉफ्ट कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी है, तो मैं उसी पे लिखूंगा, उसी पे कैलकुलेशन करूंगा, उसे मैं पूरा चेक करूंगा। जब आपको लगे नहीं सॉल्व हो रहा है, देख तो ले। उसमें फायदा क्या है ना, कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपसे ही बन रहा है, वो ओरिजिनल पेपर था जो आप सॉल्व कर रहे हो। आपको स्पीड नहीं बढ़ रही है, मुझे स्पीड का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पता तो चल रहा है ऐसा कोई तो क्वेश्चन पेपर हुआ है, ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो टाइप्स आपको पता चल जाएगा। और जब वो पेपर आप सॉल्व करके रेडी कर दोगे, तो आपको खाली वो पेपर देना है टीचर के पास में, या हम लोग जो भी स्टूडेंट को दे देंगे, क्रॉस चेक करके वहीं पर एनालिसिस सॉल्यूशन हम लोग बता देंगे। तो धीरे धीरे रेगुलर पेपर का प्रैक्टिस चलेगा। ये हम लोग सैटरडे से स्टार्ट करेंगे पेपर का, इस बार का सैटरडे। रूल ये है, वो घर पे दिया नहीं जाएगा। अगर आप उसको सीरियसली चाहते हो, 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पर बैठो, सॉल्व करो और फिर लेके चले जाओ। ठीक है, ये रूल है। आपको यहाँ घर पे लेके मिलेगा, लेकिन कब, जब यहाँ पर आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ये वाले रूल। ठीक है, जिस स्टूडेंट को चाहिए सर एडिशनली कंटेंट, इंस्टीट्यूट में आके बैठ जाओ, ठीक है, कंटेंट अलग से मिल जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए यार, 4/5 लिखा था, 4/5 के बाद में नेक्स्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पर 1/6। व्हाट इज मीन बाय 1/6? 16.66%। सही है, ठीक है। 1/7, 14.28%। ठीक है। 1/8, हाँ, 12.50%। मैंने आपको शायद ये बताया होगा, सबसे ज्यादा ये एग्जाम में ये वाला टेबल बहुत बार घुमा फिरा के आएगा। ठीक है, 1/8 वाला बहुत बार आएगा, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग नंबर के साथ आएगा। तो यहां से ही लिखता हूं। बताओ यार, 1/8 तो 12.50% है। 2/8 लिख नहीं सकते, बिकॉज 2/8 1/4 ही बन जाएगा। 3/8 कितना बनेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/8? 37.50%। 3 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब 4/8 नहीं लिख सकता, बिकॉज वो आधा ही हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड ही करता है। 5/8 तो लिख सकता हूं। व्हाट इज मीन बाय 5/8? 62.50%। ये ऐसे नंबर जो बहुत बार एग्जाम में दिखाई देंगे आपको। 37.5% दिखाई देगा, 62.5% आएगा ही आएगा, बहुत जगह पर कैलकुलेशन में आएगा। अब देखो, 6/8 नहीं लिख सकते, बिकॉज 6/8 तो डिवाइड ही होता है, 6 और 8 डिवाइड होता है, लेकिन 7/8 आएगा। व्हाट इज मीन बाय 7/8? 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, और 0.5 को अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई तो 3.5, तो 84 और 3 कितना, 87, तो ये आ जाएगा 87.5%। 7/8, हाँ। अब यहां तक आता है क्योंकि ये 7/8, फिर उसके ऊपर वाले जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर नेक्स्ट नंबर इज ऑल्सो 1/9। व्हाट इज मीन बाय 1/9? 11.11%। अब इसका ही चार्ट बना देगा 11.11% में, इसको बहुत जगह पर इंप्लीमेंट करेगा वो कंसेप्ट। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा फिर 1/9 है तो 2/9 कितना, 22.22%। 3/9 नहीं लिख सकता, बिकॉज 3 और 9 तो कैलकुलेशन ही कट जाएंगे। फिर उसके बाद में 4/9 कितना, 44.44%, ये आ जाएगा। उसके बाद में 5/9 कितना, 55.55%। ओके, 6/9 नहीं लिख सकते, बिकॉज 6 और 9 कट होता है, कैंसल होता है, ठीक है, डिवाइड कर सकता है। ओके, 7/9, 77.77%। 8/9 लिख सकते हैं, 8/9, 88.88%, ये वाला आ गया। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट नंबर इज 1/10। एंड व्हाट इज मीन बाय 1/10? 10%। तो 1/10 का मतलब 10%, ये बन। ठीक है, नोट डाउन कुछ। लास्ट मतलब इस ईयर की अगर बात करो, इस और लास्ट ईयर में,
आप जानते हो, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी है, एंट्रेंस वालों का रिजल्ट बहुत धमाकेदार लगा है अपने इंस्टीट्यूट का, सीईटी वालों का बहुत अच्छा लगा। हर फील्ड में उन्होंने रिकॉर्ड ही ब्रेक किए। एमबी ले लो, एमसी ले लो, लॉ ले लो, कहीं पर भी। गड़बड़ क्या है ना, गवर्नमेंट में कुछ कम पड़ रहा है, और गवर्नमेंट का माइंडसेट आपको सबसे पहले चेंज करना है। ऐसा नहीं, वो बच्चों का रिजल्ट क्यों लगता है, उसका रीजन है, उनको पता है कि मेरे घर वाले मुझे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करने देंगे ही नहीं है। तो उनके पास में एक ही कंडीशन होता है, डू और डाई। जैसे उनको पता है इसके बाद में अगर मैं घर वालों को बताऊं कि पापा मम्मी मुझे अगला एक साल और चाहिए, तो पूरा झापड़ मारेंगे, मारेंगे और कहेंगे कि एक साल तो पहले बर्बाद कर दिया। लेकिन हम लोग कैसे ना, गवर्नमेंट वाले घर वालों को भी मोटिवेट करते हैं कि अगली बार निकालेंगे, अगली बार हमारी सरकार। ठीक है, वो अगली बार के चक्कर में हर बार फेल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे मत जाओ, एक साल है, वही डेडिकेशन के साथ किया जाए तो 100% निकलता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लान के साथ बना के चलिए, एक साल में ही निकल जाएगा। ठीक है, चांस ही मत लेना कि अगली बार नेक्स्ट अटेम्प्ट करूंगा फिर जाऊंगा, कभी मत टाइम मत ले लो। खाली एकदम क्लियर कट गोल बना के चलिए कि अभी कैलेंडर मेरे पास है, एसएससी का कैलेंडर है, बैंकिंग का कैलेंडर है, उसका एग्जाम डेट पता है, उसका सिलेक्शन ज्वाइनिंग पता है। बैंकिंग का अगर आईबीपीएस का पीओबी निकल जाता है, पता है 1 अप्रैल को आपका फाइनल ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। 1 अप्रैल को ये कॉल लेटर होता है हमारे पास। देखो ऐसे ऐसे बच्चों का निकला है। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले, एक रिजल्ट आउट हुआ है एसबीआई पीओ का। एसबीआई पीओ का ज्वाइनिंग आ गया उनको। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को देखा, वो इंस्टीट्यूट में आया था, उसने कहा सर मैंने खाली आपसे रिकॉर्डेड वीडियो लिए थे, उसका ज्वाइनिंग हो गया। उसको पूछा क्या कर रहे थे आपने, कैसे क्या निकाल लिया, तो उसका आंसर था सर मैंने लाइब्रेरी लगाई, और लाइब्रेरी में जाके मैं बस आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखता और स्टडी कर रहा। तो ऐसे भी लोगों का निकल रहा है ना। खाली रिकॉर्डेड वीडियो देखने से अगर निकल रहा है तो हमें और उसमें डिफरेंस क्या पता है। हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, लेक्चर टाइम को लगा के कर रहा है, उसके बाद में दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, अगर ये ही ईयर में चाहिए तो पूरा डेडिकेशन लगा दो यार, इसके बाद नहीं पढ़ाई करूंगा। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। देखो एक ही चीज है, या तो इस बार निकाल लो, तो अगली बार से स्टडी क्या होगी, गायब होगी। ठीक है, नहीं तो अगर इस बार नहीं मिला तो हर रोजाना हर साल स्टडी करते ही रहना पड़ेगा। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, डीए वगैरह। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि यार एक ही साल में अच्छी तरह से मेहनत करके लगा लेता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। 1/11 बताओ कितना आएगा, 9.09%। 1/12, ओके 1/6 पता है कि नहीं, 16.66, तो 1/12 उसका क्या होगा, हाफ। कितना, 8.33। ओके 1/13, 7.69%। ओके उसके बाद में 1/14, 7.14%। ठीक है, ये नंबर लगा रखना, हाँ ये सभी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है 1/15। व्हाट इज मीन बाय 1/15, 6.66%। ओके, देन नंबर, अब देखो 1/15 जो है ना, ये तो आ गया 6.66%। ठीक है, उसके बाद में 1/16, 1/16 किसका हाफ है यार, 1/8 का है। 1/8 है कि नहीं, 1/8 की वैल्यू 12.50, तो 12 का हाफ 6, 50 का हाफ 25%। ओके 1/17, 5.88%। ओके 1/18, 1/18, 5.55%। 1/19, हाँ 5.26%। और लास्ट में है 1/20। व्हाट इज मीन बाय 1/20, 5%। अब ये भी बहुत बार आएगा 5%, और इसकी चार्ट हमें पता होना चाहिए। 1/20 का मतलब 5%, तो 2/20 नहीं लिख सकता बिकॉज 2 से कैंसिल होगा। लेकिन 3/20 बताओ फिर कितना आएगा कि नहीं, 15%। ठीक है, 3/20 15। अब 4/5 नहीं लिख सकता, 4/20 नहीं लिख सकता बिकॉज 4 और 20 कैंसिल। 5/20 नहीं लिख सकता, वो भी कैंसिल। 6/20 भी कैंसिल होगा, लेकिन 7/20 आएगा। ठीक है, 7 और 20 डिवाइड नहीं होगा, बताओ 7/20 कितना, 35%। ठीक है, 8/20 नहीं लिख सकते, लेकिन 9/20 तो लिख सकते हैं, बताओ 9/20 कितना, 45%। ये नंबर याद होना चाहिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में फायदा होगा। ठीक है, 10/20 नहीं लिख सकते, 11/20, हाँ, तो बताओ 11/20 कितना, 55%। ठीक है, ये आ गया 55%। अब देखो यार 12/20 नहीं लिख सकते, लेकिन 13/20 तो लिख सकते हैं।
ठीक है, बताओ 13/20 कितना? 65%। ये डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर पता हो, ठीक है। 14/20 नहीं लिख सकता, 15/20 नहीं लिख सकता, 16/20 नहीं लिख सकता, 17/20 तो लिख सकता हूं। तो बताओ 17/20 कितना? हाँ, 85%। 18 नहीं लिख सकता। तो इतने नंबर के ऊपर इतना जबरदस्त कमांड होना चाहिए कि जहां पर भी कैलकुलेशन देखे यहां से पता चले। ठीक, नोट डाउन कीजिए। तो पहला परसेंटेज का बेसिक रूल और उसका चार्ट पता हो गया। अब परसेंटेज को वर्ड में घुमाएगा, ठीक है, लाइन में घुमा देगा, ठीक है। वो क्या क्या आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेशो में अलग आएगा, एवरेज में अलग आएगा, एवरेज में क्या क्या, इसका पूरा कंसेप्ट पहले बना के रेडी कर देना कि क्या क्या पूछेगा कैसे, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रब करूं, चलिए। अब देखिए यार, परसेंटेज की लाइन कैसे पूछा जाता है, किस लैंग्वेज में आपसे पूछो। अलग अलग नंबर होंगे तो ऐसे, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ अ बी, ऐसे लाइन में आ जाएगा कि यार परसेंटेज फाइंड करो, ए और बी नाम के दो अलग अलग नंबर है, तो ए का परसेंट बी का क्या है। अब देखो मैंने ये पढ़ाया था आपको, ये भी बताना चाहता हूँ। ए और बी दो अलग अलग नंबर है कि नहीं, परसेंटेज चाहिए तो वो किससे कनेक्ट करेगा, फ्रैक्शन नंबर लेके चले जाओ और इंटू 100 करो। फ्रैक्शन नंबर में एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर रखना पड़ेगा, उसमें न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर कौन सा ही देखना है। जिसके सामने ऑफ दिखे या जिसके सामने ध्यान दिखे वो नंबर हमेशा कहां पर आता है, डिनोमिनेटर में आता है, ये ध्यान में रखिए। तो इस नंबर को प्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी, और खाली इनटू क्या करेंगे, देख, तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी का प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो और एक लाइन लिख देता हूं, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। चलो बताओ यार इसको कैसे लिखेंगे। हाँ, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए इंटू क्या कर रहे हैं, आंधी, ऐसे लिख दिए। ठीक है, ये बन गया। अब चलो यहां पर अगर लिखा ऑफ ए व्हाट परसेंट इज अ बी, ऑफ ए व्हाट परसेंट इज अ बी, ऐसा आ गया, तो बताओ कैसे प्रेजेंट करोगे। डिनोमीटर क्या आएगा ये बता दो। ए आएगा पक्का, क्यों ये आएगा, बिकॉज ए के सामने क्या है, ऑफ है, ए के सामने ऑफ है तो ये डिनोमीटर में आ रहा है। तो उस केस में ऐसे लिखेंगे बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, ये बन गया हमारा परसेंटेज। ठीक है, अब चलो ये ऐसी लाइन आ गई, तो ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ये आ गया। तो बताओ कैसे प्रेजेंट करोगे। अब ए मोर है मतलब ए की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से। अब कोई भी नंबर एक दूसरे से ज्यादा है तो डिफरेंस से पता चलता है। तो हम लोगों ने कहा ए अगर ज्यादा होगा तो ए के नंबर में से किसका नंबर माइनस करेंगे, बी का। लेकिन खाली उसने मोर नहीं पूछा, मोर बताते समय परसेंटेज पूछ लिया। तो परसेंटेज पूछते समय ऑफ किसके सामने या दैन किसके सामने, बी के। तो बी के सामने दैन है तो इस वजह से डिनोमिनेटर में बी आएगा, ये नंबर बाद में फ्रैक्शन बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही आएगा, और इनटू क्या करेंगे, 100, ये बन गया परसेंटेज। नोट डाउन कीजिए। इसमें कोर परसेंटेज का कोई टॉपिक लगता ही नहीं है, खाली कंसेप्ट और ये दो तीन स्टेटमेंट। रब करूं, चलिए देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर ये लाइन आ गई तो ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी आ गया, तो लिखो बताओ कैसे प्रेजेंट करेंगे। बी माइनस ए, ए लेस है, डिवाइडेड बाय अपॉन बी, बिकॉज यहां पर क्या है ना, दैन है, तो डिवाइडेड बाय बी, और ये जो भी नंबर आएगा इनटू क्या करेंगे, 100। हम लोगों ने इसको एक शॉर्टकट बताया था, मैंने ये कहा था कि जब भी ऐसे पैटर्न आते हैं तो इसको एक आसान तरीका है, पहला क्या याद करना है, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर डिवाइड बाय दैन। ठीक है, हमेशा जब भी आपको लगा कि सर समझ में नहीं आया तो दैट केस हम लोग कहेंगे बिग नंबर ले लो, ठीक, उसमें से स्मॉल नंबर माइनस कर दो जो भी छोटा नंबर होगा, और डिवाइडेड बाय दैट नंबर। क्योंकि इसमें निगेटिव आंसर नहीं आएगा आपका परसेंटेज में, खाली यही होगा कि इंक्रीज डिक्रीज ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये वाला नंबर। बाकी परसेंटेज में कुछ ज्यादा कंसेप्ट लगेंगे नहीं, एक लाइन कभी कभार आपको ऐसे नजर आएगी, व्हाट इज द एवरेज परसेंट ऑफ दिस नंबर, ये ऐसे आ गया आएगा।
ठीक है, तो पहले थोड़ा एवरेज का कंसेप्ट, रेशो का कंसेप्ट, ये दोनों आपके सामने बता देंगे। तो क्या इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लग सकता? अरे लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सब कुछ लगेगा। लेकिन कहां पर लगेगा? मेंस में लगेगा, प्रीलियम में लगने नहीं वाला। तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे? पहले मैं प्रीलियम वाला कंटेंट आपके सामने रखता हूँ कि प्रीलियम में कैसे आएगा। तो आपको लगेगा एक वीक में तो प्रीलियम आसानी से निकाल सकते थे, इतनी गारंटी हो जाएगी। मेंस का कंटेंट पढ़ाते समय जो भी मेंस वाला टॉपिक आ रहा है, जैसे मान लो मेंस का कंटेंट आ गया बेस्ड ऑन द इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो क्या इनकम होता है, क्या एक्सपेंडिचर होता है, उनका रिलेशन। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है, प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट एंड उनका रिलेशन, उस ओरिएंटेड टीच करूंगा। तो मेंस का भी कंटेंट आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बैच में प्री प्लस मेंस रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अलग बनाऊंगा तो टाइम नहीं मिलेगा, मेंस प्री निकलने के बाद में मेंस पढ़ा नहीं पाएंगे, तो उससे अच्छा साथ में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ू। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिएगा एवरेज। व्हाट इज मीन बाय एवरेज? आप क्या कैसे निकालते हैं एवरेज, बताओ। एवरेज की वैल्यू किस प्रकार से, कैसे फाइंड की जाती है? एकदम बेसिक सवाल। सभी नंबर का क्या करेंगे? एडिशन, बाद में वो नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड। अब मान लो कि मैंने ऐसे कुछ नंबर आपके सामने रखे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा एक नंबर 70 है, उसके बाद में फिर 50 नंबर है, फिर एक 60 है, 90 है, और यहाँ पर 80 है। मुझे इनका एवरेज चाहिए, मुझे इनका एवरेज चाहिए। तो क्या करने वाले हैं? सभी की एडिशन। तो चलो सभी की एडिशन करते हैं। 70 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 90 एंड प्लस 80 डिवाइडेड बाय कितना? 5। ऐसे करेंगे यार, डिवाइडेड बाय 5। अब मैंने कहा चलो डिवाइडेड बाय 5 कर रहे थे और एडिशन करके चेक कर लेते हैं। एडिशन करके चेक करेंगे। 70 प्लस 50 120, एंड 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 90 270, एंड 270 प्लस 80 350। तो ये 350 डिवाइडेड बाय क्या हुआ? 5। तो व्हाट इज द एवरेज? 70। ये तो हुआ एवरेज मेरा 70 इस प्रकार से। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो नंबर हमारे सामने प्रेजेंट किए गए थे, क्या ये नंबर में कुछ खूबी है जो आप इसको ऑब्जर्व करो तो पता चले? इस नंबर को थोड़ा ध्यान से देख लो। क्या लग रहा है इनमें ऐसी क्या चीज है कि जो अलग कुछ तो बतानी चाहती? यूनिट प्लेस जीरो, ठीक है। और ये सभी के सभी नंबर कॉन्जिगेटिव है। व्हाट इज मीन बाय कॉन्जिगेटिव? सर्टन नंबर का डिफरेंस अगर कोई भी नंबर में होता है तो दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्जिगेटिव, लगातार आने वाले नंबर। कैसे समझेगा? लगातार इस वजह से कह सकता हूं, सबसे छोटा नंबर इसमें 50 है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 60, उसके बाद में है 70, देन है 80, देन है 90। ठीक है, दीज आर द 5 नंबर जो हमारे सामने रखे गए थे। और एवरेज कहता है, वो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इज द एवरेज पर्सन। तो आप उसको एवरेज पर्सन का मतलब कह रहे हो बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, चलेगा ही चलेगा, कैसे भी चलता है। जैसे क्रिकेट मैच में माना जाता है यार हार्दिक पांड्या एवरेज है, बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा, भरोसा नहीं है। हाँ मतलब नहीं किया, अगर बैटिंग की पड़ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं, तो एवरेज में आ जाएगा, बीच में आएगा। अगर मान लो एक सबसे बैट्समैन है, बहुत खतरनाक बैट्समैन है, बॉलिंग की गारंटी नहीं है। और जो बहुत बॉलिंग करने वाला बंदा है, जैसे चंचल, वो 2-3 लोग हैं कि नहीं, हर्षदीप वगैरह, बैटिंग करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है ना, एक ही फील्ड में है। ये कहते हैं एवरेज है, एवरेज है, मिडल आ जाएगा। तो एवरेज की वैल्यू कभी अबव नहीं होगी, एवरेज की वैल्यू कभी बिलो नहीं होगी, एवरेज की वैल्यू हमेशा मिडल होगी। तो मिडल नंबर कौन सा? 70। तो मैं हमेशा मिडल नंबर का ही मतलब एवरेज होता है। तो कंसेप्ट क्या है? व्हेन द नंबर आर कॉन्जिगेटिव देन एवरेज इज ऑलवेज इन द मिडल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। और तरीका बताता हूँ, अपसेट मत रहना प्लीज, हाँ, क्योंकि अगर इतना एक महीना दे दो तो बैंकिंग का कहां से भी कंटेंट देख लो आप। और एक बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपने अगर ये बैच अटेंड की ना, मॉर्निंग की जो बैच चल रही है, खास करके हम लोगों ने बैंकिंग स्पेशल बनाई है, आने वाले साल भर में आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं। अरिथमेटिक रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज अरिथमेटिक हर बार भूलता जाता है आदमी। ये वाला इसमें कभी आपको नहीं लगेगा कि मुझे अब दोबारा करना चाहिए। इसका रीजन है, हर कंसेप्ट लेंगे, हर एक ट्रिक्स बताएंगे, हर एक चीज शेयर कर देंगे जो अवेलेबल है मार्केट में। तो उसके बाद में कोई पढ़ने लायक ही नहीं बचेगा। खाली खेल होगा आपका प्रैक्टिस का। फ्यूचर में आपको कोई बैच इसकी करनी नहीं पड़ेगी, ना क्वाड्रेटिक के लिए, ना डीआई के लिए, ठीक है, ना नंबर सीरीज वगैरह, इनको पूरा डेप्थ में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्या कर सकते हैं? आप कभी भूल गए सर परसेंटेज याद नहीं आ रहा, अब बेस्ट वे परसेंटेज अटेंड करके देखो। टाइम एंड डिस्टेंस याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक में फॉर्मुलेस ऐसे चलते हैं, नंबर घुमा देता है, एंड टाइम पे कुछ भी चेंज बना देता है। इसमें प्रैक्टिस का खेल है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है सर,
लिखा, यहां तक आ गए। अब मेरा कहना है कि अगर एवरेज अगर मिडल नंबर होता है और मैंने कुछ ऐसे नंबर आपको दे दिए 1 2 3 4 5 6, देन व्हाट इज द एवरेज? दिस आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर। चलो एक आसान करता हूं, फर्स्ट मेथड तो आप सभी जानते हैं, सभी की क्या करेंगे, एडिशन एंड डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। तो व्हाट इज द एडिशन? 1 + 2 कितना, 3 + 3 कितना, 6 + 4 कितना, 10, 10 + 5 कितना, 15, एंड 15 + 6 कितना, 21। तो एक तरीका ऐसा हुआ कि मैंने 21 की एडिशन की डिवाइडेड बाय 6 किया होगा, ये हमारा एवरेज होगा। अब 21 डिवाइड बाय 6 करने जाएंगे तो हम लोग कहेंगे यार 3 से डिवाइड ही करता, 3 से डिवाइड करते तो ऊपर 7 होता, नीचे 2 होता, एंड 7 डिवाइड बाय 2 कितना, 3.5। तो एवरेज आपका 3.5 ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरी मेथड ये थी कि जब आप एवरेज का मतलब मिडल नंबर कंसिडर कर रहे हो गिवन 6 नंबर है, गिवन 6 नंबर है, तो यहाँ के 3 एवरेज नहीं बनेंगे, यहाँ के 3 एवरेज नहीं बनेंगे। मिडल नंबर में नंबर एवरेज होगा तो वो जो आंसर होगा वो 3 और किसके बीच में होगा, 4 के बीच में होगा। तो 3 और 4 के बीच वाला नंबर एवरेज होना चाहिए। तो बताओ 3 और 4 के बीच में नंबर कौन सा होगा एग्जैक्टली? 3.5। ऐसा। चलो अनदर मेथड, और एक अच्छी मेथड बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रहा हूँ कि अगर आपको लगा सर नंबर कॉन्जिक्यूटिव है मेरा और मुझे एवरेज निकालना है, तो उस केस में ऐसे करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर ला देंगे और बस खाली डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2। ये नंबर कब लगाना है? व्हेन नंबर आर द कॉन्जिक्यूटिव, लगातार आने वाले नंबर। देखिए यार इस केस में हर जगह पर वर्क करेगा। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 1, एंड लास्ट नंबर 6, डिवाइडेड बाय 2 करो, आंसर वही आ जाएगा 3 ये वाला। यही कंसेप्ट इसमें देख लीजिएगा आप, यहां पर कैसे नजर आता है। फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी, 50, लास्ट नंबर की वैल्यू कितनी, 90, 50 + 90 140, डिवाइड बाय 2 करो 70। ठीक है, नोट डाउन करो। एक अलग तरीका बताता हूं कि जो डीए में बहुत जल्दी कमाल करेगा एवरेज निकालने के लिए, वो मेथड भी शेयर कर दूं। स्टार्ट करो, चले। एक ऐसा नंबर देखिए, ये वाला एवरेज कैसे निकालोगे? नंबर गिवन है 10389, 10381, 10387, 10384, एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर? ऐसे आ गया ऐसे नंबर आ। तो क्या ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव है? पहले तो देख लो कॉन्जिक्यूटिव है। 1 और इसमें डिफरेंस कितने का, 3, यहां पर 3, यहां पर अलग। चलो एक काम कर दो, मैं 3 भी हटा देता हूं यहां से, इस नंबर को लिख देता हूं मैं 1 5 लिख देता हूं, ऐसे कुछ भी। हाँ, मतलब नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं आए लेकिन नंबर बड़े बड़े आ गए और एवरेज निकालने का तरीका बताया। तो एक मेथड हम लोग सभी जानते हैं, सभी की क्या करेंगे, एडिशन फिर डिवाइड। एडिशन करने में ही टाइम चला जाएगा, एडिशन किया और एडिशन करने में टाइम चला जाएगा। तो थोड़ा लॉजिक देखिए मुझे क्या बताना है। मैंने कहा कि चलो ये जो भी नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10389, ये एवरेज नहीं बन सकता। रीजन आप जानते हो, इज द हाईएस्ट नंबर। सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 10381, ये भी एवरेज नहीं बनेगा बिकॉज इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो एवरेज इन दोनों में से बनेगा, और वही होगा इसकी भी गारंटी नहीं, उसके आसपास वाला नंबर कोई भी हो सकता है। 100% थोड़ी कहेंगे कि ये एवरेज है, ऐसे थोड़ी कहेंगे, कुछ भी आ सकता है। तो दोनों में से जो मन करे उसको एवरेज मान लो, जो भी आपका मन करे। सपोज अभी के लिए मैं एक एग्जांपल ओरिएंटेड मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मेरा एवरेज यहां पर 10385 है। एक्चुअली नहीं होगा लेकिन हम लोगों ने इसको मान के रखा है। ठीक है, मान लो कि इसका एवरेज 10385, समझेगा मेथड कैसा। तो मैंने कहा अगर इसको मैं एवरेज मानता हूं तो इस नंबर ने कंपेयर किया इससे, तो ये नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है। कितने से ग्रेटर है, 4 से, तो +4 करेंगे। ठीक है, ये नंबर इससे कंपेयर करेगा, ग्रेटर है या स्मॉलर है, स्मॉलर है। कितने से, 4 से, तो क्या होगा, -4 किया होगा। ठीक है, चलो ये नंबर आएगा, ये नंबर इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है। कितने से, 2 से, तो +2 किया। ठीक है, ये नंबर ग्रेटर स्मॉलर क्या है, इक्वल ही है, तो प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं, प्लस खाली क्या लगाएंगे, 0। अब बताओ एवरेज कितने नंबर का ले रहे थे, 4 नंबर का, तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, 4 ही करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, -4 + 4 क्या हो गया, कैंसल। तो नंबर क्या बना आपका, 2 डिवाइडेड बाय 4, एंड व्हाट इज मीन बाय 2/4,
0.5। तो वो कहता है राइट जो एवरेज आपने कंसिडर किया था एक्चुअली ओरिजिनल एवरेज इज अ 10,385.50। ये वाला एवरेज है, वो प्लस में आ रहा है तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस। एक बार चेक करो, कैलसी उठा लो, कैलकुलेटर लगा दो, इन सभी की एडिशन करके डिवाइड बाय 4 करके निकालो। 10389, कैलकुलेटर पे, हाँ, 10389 प्लस 10381, 10381 प्लस 10387, 10387 प्लस 10385 डिवाइडेड बाय 4। सभी की एडिशन डिवाइड बाय 4, क्या आंसर आ रहा है? 1038.5.50, यही एवरेज आ गया। तो जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए तो उसका मेथड ये नहीं कि सभी की एडिशन करते बैठो, एडिशन में टाइम जाएगा। खाली क्या करो, कोई भी साइमल्टेनियसली एक आधे नंबर को एवरेज मान लो, डिफरेंस से आंसर दे देंगे, डायरेक्ट आंसर कौन सा है। स्टेप समझ में आई है? ठीक, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो कंसेप्ट तो अभी तक मैंने क्लियर कर दिया आपके। वन इज द परसेंटेज, टाइप्स ऑफ डी है, एंड दूसरा इज द एवरेज। हाँ, छोटा सा कंसेप्ट है, रेशो खाली एक दो लाइन ही बतानी है और उसके बाद में एग्जांपल स्टार्ट करना है। तो कल से हम लोग नोट स्टार्ट करने वाले हैं डी है के। आज कंसेप्ट के लिए टाइम लग गया, हाँ, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर सकते, बार बार यही चीज नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली डी आई के ऊपर लेके जाऊंगा। डी आई का टाइप्स क्या है, कैसे डी आई को सॉल्व करना है। तो डी आई का शुरुआत हम लोग आज से ही हो चुका है ऐसे मान को, क्योंकि विदाउट दिस कंसेप्ट आपका डी आई बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे रेगुलर रखिएगा। अगर हो सके तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, क्लास में आते समय रफ नोटबुक लेके आ जाओ, उसके बाद में फेयर नोटबुक बनाइएगा और खाली प्रैक्टिस करना। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि जो मैंने आज डीआई पढ़ा है आपको लगा सर डीआई ये नहीं किया, थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर अच्छी नोटबुक में वो नोट डाउन करो। एकदम बेसिक है, मुझे आता ही है पहले से, तो आपकी जो अच्छी नोटबुक है उसमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, रफ नोटबुक क्लास में लाना है, बिकॉज हमारा काम है स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डीआई लेते समय आप मान के चलिए हम लोग 500 प्लस डीआई क्लास में कंडक्ट करने वाले हैं। 500 क्वेश्चन तो मैं क्लास में आपके सॉल्व करवाऊंगा, और जिस दिन वो कंटेंट आपसे बनेंगे फिर आपका एमसीक्यूज का अलग भी बैच बनाऊंगा, वो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, दो अभी के लिए रूल बना रहा हूं। अगर जिस बच्चे का सिंप्लीफिकेशन बन गया होगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन वाला, उनके लिए बैचेस है। आपका प्रैक्टिस बैच का टाइमिंग है 10:30 से लेके 12 o'clock। ये आपका क्लासरूम में आके ही नोट्स मिलेगी। ऐसे मैं पहले ही वार्न कर दूं, ऑनलाइन में भी जितने स्टुडंट आज क्लास में नहीं है, सपोज मैत्रींनी विचारलंय मला नोट्स पाहिजे, अजिबात भेटणार नाही। ठीक है, आपको अगर अटेंड करना है, 5 मिनट के लिए बैठे नोट्स लेके चले गए, नहीं मिलेगा। आपको क्लास में आके टाइम में लगा के यहाँ पर देना है। ठीक है, यानी कैसे ना, प्रैक्टिस सेशन का मतलब ऐसा नहीं कि आप खाली आराम से बैठे फिर मोबाइल में देख रहे हो और फिर नहीं। ये तो मैं स्टार्टिंग में मोबाइल आपके पास हम लोग रख रहे हैं, लेकिन बाद में ये भी रूल बना सकते हैं, जो एंट्री करेगा मोबाइल ऐप जब्त हो जाएगा, एक ड्रॉवर बनाएंगे, मोबाइल बंद कर दो, आप बैठ के सॉल्व करो। ये कर सकते हैं, वही तो ही फायदा है। कंटेंट की कमी नहीं है हमारे पास। कमी किसकी पता है, हम लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे, इसकी कमी। तो हमें प्रैक्टिस मैच बनाते समय दो पर्पस है, पीवाईक्यू पूरा आपकी तरफ से सॉल्व करवा लिया जाए, ठीक है, बस इसको टाइम लगा के सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली बैठे ही रहे। वो टाइम मैं किसको लगा रहा हूँ पता है, टाइम उसको लगा रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी टीच किया है। जिसको मैंने टीच नहीं किया उसका टाइम नहीं है। जैसे कि मैंने आपका प्रीवियस ईयर पेपर लगा दिया, और प्रीवियस ईयर में सैटरडे आपको पेपर देने वाला हूँ, तो प्रीवियस ईयर पेपर का मैं जानता हूँ कि मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा है, तो नहीं है बनेगा आपसे। ठीक है, लेकिन वो पेपर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट कसा ले, इसके लिए सैटरडे बैठाना चाहता हूँ। आप 2 घंटे ले लो, 1 घंटे ले लो, बैठ के तो देख लो क्या क्या आ रहा है, और चेकिंग के लिए हमें दे दो, या चेकिंग का आंसर की आपको दे दूंगा, आपके दोस्त चेक करेगा, ऐसे भी कर सकता है। पता तो चले कितना आपको बन रहा है, कितने टॉपिक आपको पता है, कौन सा टॉपिक कहाँ से आए, किसकी नॉलेज है, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन में सर लास्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, लास्ट स्टेप को एक्सप्लेन करता हूँ। न्यू ग्रुप में मुझे ऐड, हाँ प्रीति आप मैं ऐड करता हूँ, आप मुझे नंबर सेंड कर देना। लास्ट स्टेप कैसे की, देखो ये बहुत अच्छी मेथड है, ये एग्जाम में क्यों लगेगी, बहुत बड़े नंबर आएंगे, हर एक का एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं रहेगा। हम लोग रैंडमली कोई नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने अभी के लिए एक नंबर ले लिया, नंबर सिलेक्ट करते समय आप कोई भी नंबर लो तो भी आंसर आता है। मैंने क्या किया, बीच वाला नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन बच जाता है। तो मैंने अभी के लिए एवरेज ये नंबर मान लिया, ये तो नहीं होगा लेकिन मान लिया। तो हम लोगों ने कहा ये नंबर इससे जब कंपेयर करने गया तो ये बड़ा नंबर था, कितने से बड़ा था,
4 से, तो हम लोगों ने 4 यहां पर लिख दिया इज अ ग्रेटर नंबर। फिर ये नंबर आया, इसने इससे कंपेयर किया होगा, तो ये स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर किससे? 4 से। तो -4 करना पड़ा, क्योंकि हम लोग तो एवरेज मिडिल नंबर मान रहे हैं। ये नंबर ग्रेटर है तो +2 करना पड़ा, और ये नंबर वही है तो +0 करना पड़ा। तो जो भी नंबर आया उन्हीं का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का मतलब आप एडिशन डिवाइड बाय वही करते हो कि नहीं? तो मैंने डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस नंबर का डिफरेंस मैंने ले लिया और डिवाइड बाय क्या कर दिया? 4। 4 से इसको डिवाइड करने के बाद -4 + 4 कैंसल। 2 डिवाइड बाय 4 का मतलब क्या हुआ? 0.5। ये नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है ये पहले तय कर लो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो उस आंसर में ऐड होगा, और निगेटिव है तो उसमें से माइनस हो। ये वाला कंसेप्ट है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं पता है? बहुत सारी बार क्या हुआ ना, क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर। तो स्टूडेंट ने क्या किया पता है? ऐड कर रहे सगळ्यांना, मग डिवाइड कर, और उसमें टाइम चला गया ना आपका। आप ऐड ही नहीं करना था, डिफरेंस डिफरेंस लेके ही बना सकते थे। बहुत बड़े नंबर की एडिशन से छोटा एडिशन सिंपल होता है, ये तो मानते हो कि नहीं? अगर मैं इन सभी की एडिशन करने जाऊं तो मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं खाली डिफरेंस डिफरेंस से बनाऊंगा तो मेरा जल्दी आंसर आएगा। ठीक है ऐसे। और कभी कभार ये भी ट्रिक्स है, खाली चार्ट देखने से भी पता चल जाएगा इसका आंसर कौन सा आएगा। डीआई का मतलब देखो, मैं ये मेथड नहीं पढ़ाने वाला आपको, कैलकुलेशन करत बसा, वो तो गलत पढ़ाऊंगा। फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा पता है? विदाउट कैलकुलेशन आंसर आ सकता है ना? क्यों नहीं निकाल सकते? डीआई एकमात्र ऐसा टॉपिक है कि इसमें इतनी जबरदस्त ट्रिक्स मिलेगी, लेकिन आप किसी को लिख नहीं पाओगे और बुक में छाप नहीं पाएंगे ऐसे क्योंकि आपको वो अटेन ही करने में मजा आएगा। आप अटेन में जो ट्रिक समझोगे, आप किसी बुक में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आंसर देने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, चले तो यहां पर रुकता हूं। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।